Bismillahirrahmanirrahim. This video is about how to run CS609 code, or in other words, how to run CS in other words, how to run system programming code. अच्छा, जो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम चल पड़ेगा। हाउ टू रन CS609 प्रोग्राम। पहली बात तो ये, अब आपने ये देख लें, एज्यूम Turbo C and Turbo C++ are the same thing. Now we proceed further. Step 0 is download and install DOSBox. Step 1, download Turbo C++ 3.2 on your computer, and the version is very important. Step 2, install by clicking setup.exe. After installing, open Turbo C++. Step 4, make sure uncheck the 2 check boxes. अच्छा, ये मैं इन 2 चेक बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। जब आपके सामने टर्बो C++ खुल जाएगा तो आपने इनको अनचेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5, राइट CS609 प्रोग्राम इन एनी टेक्स्ट एडिटर, Notepad++, and save it in this path C:, जहाँ पे वो इंस्टॉल हुआ है टर्बो C3, और फिर वो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर। उसके बाद ये जो स्टेप नंबर 6 है जी, आपने ओपन सोर्स फाइल करनी है। ये मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये जी, ये ओपन सोर्स फाइल है, ठीक है। ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिर्फ अभी इस चीज़ को समझें। कि ये प्रोग्राम चलता कैसे है, ठीक है। अभी ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने स्टेप 7 है जी, सेलेक्ट योर रिक्वायर्ड फाइल एंड क्लिक ओपन। उसके बाद स्टेप 8, चेक द पाथ सेटिंग, मतलब कि ऑप्शंस और डायरेक्टरीज में जाके आपने पाथ सेटिंग देखनी है। और स्टेप 9, कंपाइल एंड रन प्रोग्राम। बाकी डिस्कशन मैं फ़िलहाल बाद में करूँगा। अब ज़रा आपने टर्बो C++ इंस्टॉल कर लिया होगा। ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टर्बो C++ 3.2, ये जो कंपाइलर है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लस ऑल अदर फाइल्स, ऑल रिलेटेड एंड नीडेड फाइल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये करने के बाद अब आपने करना ये है कि अब ज़रा ये टर्बो, अच्छा ये Notepad++, ठीक है जी, ये टर्बो C++, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है जी। आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आपने इन 2 चेक बॉक्सेस को आपने अनचेक करना है, ठीक है। और आपने ओपन सोर्स फाइल करना है, ठीक है जी। ओपन सोर्स फाइल के नतीजे में ये टर्बो C3 और ये प्रोजेक्ट्स का फोल्डर खुल जाएगा। अच्छा, आपने करना ये है कि पहले यहाँ पे आपने Notepad++ पे आपको, चाहे वो dev C++ है, चाहे वो Notepad++ है, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर तो हर कोई दे रहा है, ठीक है ना। टेक्स्ट एडिटर तो हर कोई दे रहा है। आपने उस टेक्स्ट एडिटर के अंदर प्रोग्राम टाइप करना है, ठीक है। और उसको सेव करना है इस प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर मैं आपको यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ। ये फोल्डर है टर्बो C3 प्रोजेक्ट्स। आपने ये Notepad++ या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, चाहे वो खाली सिंपल Notepad++ ही क्यों ना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये प्रोग्राम लिखना है CS609 का, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग का आपने ये कोड लिखना है, और उसको .c की एक्सटेंशन से सेव करना है इस वाले फोल्डर के अंदर। और फिर मज़ीद ये कि जब आप ये टर्बो C++ ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे ओपन सोर्स फाइल, ये ओपन सोर्स फाइल के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको इस फाइल पे ले आएगा। मैं आपको इस वजह से ये मैं कोड लिखना और उसको यहाँ पे सेव करना, ये इस वजह से अलग बता रहा हूँ, ताकि सिर्फ जो हमारा टर्बो C++ है वो सिर्फ कंपाइल और रन करे, वहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटिंग ना करें, ठीक है ना। बस कहने का मकसद इतना है। अच्छा, अब यहाँ पे फर्ज कर लो कि ये फाइल का नाम है ex01.c। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और देखें, इसने ये जो टर्बो C++ है, इसने DOSBox को ऑटोमेटिकली ओपन किया है, ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे ये इसके अंदर आया आपने करना कंपाइल। अच्छा जी, कंपाइल किया तो ज़ीरो एरर, कोई एरर नहीं आया। ठीक है जी, अब इसे रन करते हैं तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया तो आपको ये समझ आएगी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना कौन सा मुश्किल काम था। ये काम तो प्रिंट एफ भी कर रहा था। लेकिन अब देखें ज़रा इस प्रोग्राम को ज़रा गौर से देखें। ये प्रोग्राम में प्रिंट एफ कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। देखें जी, bios.h और dos.h की हेडर फाइल्स हमने नहीं इंक्लूड करवाई हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हमने एक ग्लोबल एरे बनाई है, हमने एक ग्लोबल कैरेक्टर एरे बनाई है जिसको हमने डॉलर साइन से टर्मिनेट किया है। अच्छा, मेन फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, ये स्क्रीन यहाँ पे क्लियर की। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊँ, ये जो अंडरस्कोर डी एक्स है ना, ये अंडरस्कोर डी एक्स ये एक सूडो वेरिएबल है। मतलब सूडो वेरिएबल का मतलब है ये एक झूठा वेरिएबल है, ये सच्चा वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये अंडरस्कोर डी एक्स का मतलब ये है कि ये हम सीपीयू रजिस्टर की बात कर रहे हैं। सीपीयू रजिस्टर में से एक रजिस्टर है जिसका नाम है डी एक्स। अच्छा, अब देखें, पहली बात तो ये देखें, ये एस टी क्या था, उस कैरेक्टर एरे का नाम था। ठीक है जी, उस कैरेक्टर एरे का नाम हमने उसको अनसाइंड इंटीजर में इसको हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्ट किया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की। इसकी वजह ये थी कि ये जो डी एक्स है इसकी टैब भी वही है, इसकी डाटा टैब भी वही है, तो हमने इसे अनसाइंड इंट के तौर पे इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो एस टी है ना, एस टी, द नेम ऑफ एन एरे इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर विच ऑलवेज पॉइंट्स टू फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे, विच ऑलवेज पॉइंट्स टू फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। ओके फाइन। अच्छा, ये जो एस टी है ना, एस टी, ये उस करेक्टर एरे का नाम है और ये जो नाम है ये करेक्टर पॉइंटर है। ठीक है, द नेम ऑफ एन एरे इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर। तो फिर हमने उसको अनसाइंड इन में कन्वर्ट किया और उसे सीपीयू रजिस्टर में प्लेस कर दिया। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये देखें नहीं, सी लैंग्वेज, ये डॉट सी की फाइल है और आप देख रहे होंगे कि सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खुसूसियात भी हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खुसूसियात भी हैं। तो अब देखो, इस डॉट सी की फाइल में हम सी पी यू रजिस्टर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक, जिसको हम यहाँ पे सूडो वेरिएबल कह रहे हैं। अच्छा, इसको एस टी को डी एक्स में प्लेस कर दिया। अच्छा, ए एच के अंदर हम सर्विस नंबर रखते हैं, ए एच रजिस्टर के अंदर, ए एच ये भी एक सी पी यू का रजिस्टर है, इसके अंदर हम सर्विस नंबर रखते हैं। और आपको पता है सी पी यू रजिस्टर्स और हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस जो कि सी पी यू के अंदर ही होती हैं। सी पी यू के अंदर ही हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन हैं और वो बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं। स्मॉल मेमोरी, उनकी जो मेमोरी होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन वो हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन इस वजह से होती हैं क्योंकि वो सी पी यू के अंदर रिजाइड कर रही होती हैं। इस वजह से इनको सी पी यू रजिस्टर्स कहते हैं। और हमने यहाँ पे जेन इंटरप्ट का फंक्शन इन्वोक किया और इस जेन इंटरप्ट के फंक्शन के अंदर हमने इंटरप्ट नंबर स्पेसिफाई किया जो कि यहाँ पे हेक्स 21 है। और फिर गेट सेट का मतलब स्क्रीन को रोक देना ताकि हमें आउटपुट नज़र भी आ जाए। अच्छा, कहने का मकसद ये था, ये हमने काम किया क्यों, ये काम तो प्रिंट एफ भी कर रहा था। एक लाइन प्रिंट एफ की लिखते तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देता, लेकिन अब यहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे हम वो इंटरप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको मज़ीद ये के ऊपर बता दूँ कि ये वो एक दूसरी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ पे इंटरप्ट नंबर 21 और सर्विस नंबर 9 इस्तेमाल हुई है। इंटरप्ट नंबर 21 और सर्विस नंबर 9 इस्तेमाल हुई है और हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दी है। अच्छा, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का एक तरीका तो सिंपल तरीका ये था कि हम उसे खाली प्रिंट एफ, एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ लिखते तो स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देता, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है, लेकिन क्या करते हुए, इंटरप्ट नंबर 21 सर्विस नंबर 9 को इस्तेमाल करते हुए हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। अच्छा, और क्या बात है जो मैंने आपको बतानी थी, एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी कि ये जो CS609 है, सिस्टम प्रोग्रामिंग है, ये असेंबली लैंग्वेज ही है लेकिन इन सी, असेंबली लैंग्वेज इन सी। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको एक और बात बतानी है कि देखें जी, असेंबली लैंग्वेज में भी हम यही करते थे। और असेंबली लैंग्वेज की सीखी, मैं आपको बताया कि मैं दरअसल 8088 असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ जो कि CS401 थी। CS401 में आपने 8088 की असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी और यहाँ पे भी हम एक किस्म की मतलब कि वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप वो देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पाएंगे। अच्छा, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो, हाँ, असेंबली लैंग्वेज में हम करते ये थे कि ये CPU रजिस्टर्स के अंदर अच्छा, ख़ास तौर पे
मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर पे असेंबली लैंग्वेज में हम ये करते थे कि जब हमने किसी इंटरप्ट को इन्वोक करना था, और ये मैं आपको बता दूँ ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ये जो हमने जेन इंटरप्ट की है ना, ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब है जो हमने इंटरप्ट इन्वोक की है, हमने इन्वोक। अच्छा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, यार अब ये डिस्कशन बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती है ना, ये एक एक्सटेंडेड फार कॉल होती है। ठीक है जी, ये एक किस्म, आप इसे एक किस्म का फंक्शन ही माने। ठीक है, आप इसे एक किस्म का फंक्शन ही माने, इंटरप्ट को आप एक किस्म का फंक्शन माने। इसका असल, इसको मोर स्पेसिफिक कहेंगे तो इंटरप्ट इज़ अ, और हम ये खास तौर पे इंटरप्ट भी कौन सी, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज़ अ एक्सटेंडेड फार कॉल, ये हमने एक्सटेंडेड फार कॉल की है। ठीक है जी, आईबीटी की डिस्कशन में, आईबीटी की डिस्कशन में मैं फ़िलहाल नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ये इसका वो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मुख्तसर रखते हुए कि आईबीटी की डिस्कशन में नहीं जा रहा, आईबीटी की डिस्कशन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये ज़ीरो सेगमेंट ज़ीरो ऑफसेट पे आईबीटी पड़ा होता है रैम के अंदर। रैम के अंदर ज़ीरो सेगमेंट ज़ीरो ऑफसेट पे आईबीटी पड़ा होता है, और इसका साइज़ तकरीबन 1 किलोबाइट होता है। और इसके अंदर जाहिर सी बात है ये 256 इंटरप्ट्स, वहाँ पे हमें 256 इंटरप्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिसमें से वो 256 इंटरप्ट में से हम यहाँ पे, अच्छा 256 इंटरप्ट 0 to 225, 0 to 225। अच्छा मैं आपको बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज में आपको याद होगा, आप कहते होगे ओ आर जी हैग्स 100, वो पहली लाइन ओ आर जी हैग्स 100, वो जो 100 है ना, वो जो 100 है वहाँ पे, उससे मुराद ये है कि ये डेसिमल में 256 है। ठीक है ना, तो जो पहले पहले 0 to 225, मतलब कि 0 से 225 मेमोरी लोकेशंस वो इस आईबीटी को रिजर्व हुई हैं। अब वहाँ पे आईबीटी लोड हुआ हुआ है। तो कहने का मकसद ये है, आईबीटी में 256 इंटरप्ट्स पड़ी हुई हैं, 256 इंटरप्ट के फार एड्रेसेस पड़े हुए हैं। तो उनमें से हमने सिर्फ इंटरप्ट नंबर 21 को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंटरप्ट नंबर 21 की भी सर्विस नंबर 9। अच्छा ये सारी कहानी बांधने के बाद वो जो बात मैं कहना चाहता था वो उधर ही रह गई कि असेंबली लैंग्वेज में हम सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर पैरामीटर सेट करते थे, और इंटरप्ट को कॉल कर देते थे, और इंटरप्ट भी किस्म की फंक्शन ही है, टेम्परेरी डाइवर्जेंस। अच्छा तो हमने क्या किया, हमने सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर पैरामीटर सेटिंग की, और फिर इंटरप्ट को इन्वोक कर दिया। यहाँ पे भी वही है, असेंबली लैंग्वेज में भी हम यही करते थे। जब भी आपने किसी इंटरप्ट को यूज़ करना होता था तो आप सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर पैरामीटर सेट करते थे, और ज़ाहिर सी बात है वो ख़ास होते हैं, बताए होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में या दूसरी जगहों पे। तो आपने करना ये है कि सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर पैरामीटर सेटिंग की, और फिर इंटरप्ट को कॉल कर दिया, इंटरप्ट को इन्वोक कर दिया। यहाँ पे भी वही है, ये डी एक्स और ए एक्स, डी एक्स और ए एक्स, डी एक्स और ए एच, डी एक्स और ए एच के अंदर हमने पैरामीटर सेट किया। ठीक है, और मज़ीद ये कि ये जो है ना डी एस, ये जो ग्लोबल एरे है, ये डी एस में लोड हो जाएगी। ठीक है ना, ग्लोबल एरे ये डी एस में लोड हो जाएगी। ग्लोबल हमने ऐसे बनाया कि ये जो कंपाइलर है ये डी एस को खुद ब खुद निकाल लेता है, डी एस को खुद ब खुद पता लगा लेता है। तो मतलब कि कहने का मकसद ये है, ये तकरीबन दो तीन या तीन चार, ये 2 3 या 3 4 पैरामीटर सेट करने के बाद हमने सिर्फ इंटरप्ट को इन्वोक कर दिया। कहने का सिंपल इज डैट, पैरामीटर सेटिंग और इंटरप्ट को इन्वोक कर दिया। अच्छा अब मैं इसे फिर कंपाइल करता हूँ, मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ, कंपाइल और फिर रन। ठीक है जी, ये हेलो वर्ल्ड, ये हमने इंटरप्ट को इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, अब मैं ये आल्ट एक्स करेंगे तो ये सिर्फ डॉस बॉक्स बंद करेगा, कंपाइलर नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं ओपन सोर्स फाइल और ये EX50, ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ पे एक कमेंट किया हुआ है, दिस सी प्रोग्राम इज़ यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग यूजिंग इंटरप्ट 21 सर्विस नंबर 9। ठीक है जी, और हाँ जी बाकी ये प्रोग्राम बिल्कुल वही है। ठीक है, और ये हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई हैं, और ये हमने सीपीयू रजिस्टर के अंदर पैरामीटर सेटिंग की और इंटरप्ट को इन्वोक कर दिया। यही हम करते आ रहे थे असेंबली लैंग्वेज में, और यही हमने यहाँ पे किया है। सी लैंग्वेज में भी हमने वही पैटर्न इस्तेमाल किया है जो कि हम असेंबली लैंग्वेज में करते आ रहे थे। सीपीयू रजिस्टर के अंदर पैरामीटर सेटिंग की और इंटरप्ट को इन्वोक कर दिया, यही इसका क्रक्स है। अच्छा फिर से इसको कंपाइल करते हैं, तो यह रन करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बदल दी थी, हेलो मियाँ शेरी इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको एक और बात जो सबसे अहम है, अच्छा
ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे सिर्फ ज़बानी ज़बानी बता देता हूँ, ये सारी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ज़बानी ज़बानी कहने का मकसद ये है कि फ़ाइल का नाम आपने हमेशा शॉर्ट रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात फ़ाइल के नाम से भी इशू होने लग जाते हैं, ठीक है। उस और दूसरी बात ये है कि सी और सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो 100% सॉन्गली टाइप नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर दी तो फिर आउटपुट करेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस का कंपाइलर जो है वो 100% सॉन्गली टाइप नहीं है, वो 50% सॉन्गली टाइप है और 50% वीकली टाइप्ड है। कि मतलब कि हम कहने का मकसद ये है कि 50% हम खुद कहते हैं कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करो, लेकिन 50% वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी कर देता होता है, जिसकी वजह से आउटपुट सही नहीं आती। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात प्लेसमेंट ऑफ स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये इससे क्या मुराद है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अच्छा, अब आपने वो शायद दूसरी फाइल थी, मैं आपको बताना भूल गया। बस कहने का मकसद ये है कि सी एल और एस सी आर, अगर मैं किसी दूसरी फाइल की बात कर रहा हूँ कि बाज़ बात होता ये है कि जी प्लेसमेंट ऑफ स्टेटमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपने सी एल और एस सी आर को अगर आपने एक जगह यूज़ किया है तो एरर आ रहा है, तो दूसरी जगह यूज़ करेंगे तो फिर एरर नहीं आएगा, ठीक है। और चौथी बात ये कि हाँ, दूसरी बात ये है कि देखें जी, फाइल को कंपाइल करना, अगर आपकी फ़ाइल कंपाइल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम करेगा। ये बात हमेशा मेरी याद रखें कि कंपाइलेशन डजंट मीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अगर फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल सही आउटपुट देगा, क्योंकि क्योंकि आपने हो सकता है कि कोई ऐसी सिंटेक्स एरर या लॉजिकल सिंटेक्स एरर ऐसे ना किए हों, लेकिन लॉजिकल एरर एग्जिस्ट करेगा। अगर करता हुआ तब भी आउटपुट ठीक नहीं आएगी, और इसकी सूरत में रन टाइम एरर आएगा। तो अगर कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो जाए और ज़ीरो एरर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम खुशी मनाना शुरू कर दें। जब इसे रन करेंगे तब ही असल एग्जीक्यूशन है, और तब ही वो प्रोग्राम सही काम करता होगा तो नज़र आएगा। अच्छा जी, ये टर्बो सी प्लस प्लस देखें जी, ये मिक्सचर है टू सॉफ्टवेयर का। देखें, कंपाइलर भी है और वो डॉस बॉक्स को भी ऑटोमेटिकली खोल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे वी आर एक्सेसिंग स्पेशल प्रोग्राम्स, जिसको कोड भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, लाइब्रेरी भी कहते हैं। हम वो स्पेशल प्रोग्राम्स को एक्सेस कर रहे हैं जो कंप्यूटर का हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि ये जो हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जिन जिन प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं वो यही हैं, इंटरप्ट्स वगैरह और ये सारी बातें, ठीक है। तो हम बहुत स्पेशल कोड को एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज और सिस्टम प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेंस वी गेट हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये जो असेंबली लैंग्वेज और सिस्टम प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम हार्डवेयर से बहुत नज़दीक चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल आ जाता है इस तरह। अच्छा जी, पहली बात ये, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? Computer hardware, the physical component of computer system that you can touch and feel are known as computer hardware. CPU, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, आई डिवाइसेस, ये सारी हार्डवेयर ही हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर ही है, क्योंकि आप इसे छू सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है और बात ख़त्म करते हैं। देखें जी, प्रोग्राम्स, अब देखो जो प्रोग्राम को कह लो, सॉफ्टवेयर कह लो, कंप्यूटर प्रोग्राम कह लो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कह लो, या खाली कोड कह लो, ये एक ही बात है। अ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम: सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम। अच्छा, अब ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया ना, वो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है जी। हम पहले जो प्रिंट इस्तेमाल करते रहते थे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम था। लेकिन जब आपने एक ख़ास प्रोग्राम्स को एक्सेस किया जो इंटरप्ट्स वाले हैं, वो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम की कैटेगरी में आ रहे हैं। और इसको फ़िलहाल आप छोड़ें पड़ा। अच्छा, CS609 इज़ एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज इन सी। ये सारी डिस्कशन करने के बाद ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और बाकी और इसके साथ अल्लाह हाफिज़।